हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम सोलो लेवलिंग सीजन 2 को देखने वाले हैं और इस वीडियो में ना मैं 6 एपिसोड को कवर करने वाला हूं। तो ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पॉपकॉर्न ले लो और आराम से रजाई के अंदर बैठ के इस वीडियो को एंजॉय करो, क्योंकि मैं इतना तो आपको दावा देता हूँ कि ये वीडियो देखने में आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। और ये वीडियो केवल सोलो लेवलिंग लवर्स के लिए बनाया गया, क्योंकि मुझे पता है कि इस पे ज्यादा व्यू तो नहीं आने वाले, बट जो भी सोलो लेवलिंग के फैंस है वो जरूर इस वीडियो को देखेंगे। तो आप सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें जिंगबू दिखाया जाता है, जो की आराम से सो रहा था और तभी उसकी बहन का कॉल आता है और वो बताती है कि भैया आपको याद तो है ना कि आपको मेरे टीचर से मिलने के लिए आना था स्कूल में। और इसके बाद ना वो एकदम रेडी होकर स्कूल चला जाता है और जिन्हा ना अपने भाई को देखे ना काफी ज्यादा हैरान हो रही थी वहाँ पे, क्योंकि आपको पता है ना कि जिंगबू पहले से काफी ज्यादा स्मार्ट हो गया है और स्कूल की सारी लड़कियां ना जिंगबू के ऊपर एकदम फिदा हो जाती है वहाँ पे। और इसके बाद जिंगबू की टीचर ना जिन्हा की ना काफी ज्यादा तारीफ करती है और बोलती है कि उसका परफॉर्मेंस ना काफी ज्यादा बढ़िया है और उससे ना एक रिक्वेस्ट भी करती है और उसको ना जिन्हा की एक फ्रेंड सॉन्ग ही को समझाने के लिए बोलती है। और इसके बाद जिंगबू ना उस लड़की से मिलने के लिए जाता है और जिंगबू उस लड़की को देखते ही पहचान जाता है, क्योंकि ये लड़की ना जिंगबू और यूजिन की जो टीम थी ना उसके अंदर एक मेंबर थी। और जिंगबू ना अपनी और अपनी बहन की फोटोज भी दिखाती है और सॉन्ग ही बोलती है कि अच्छा तो तुम जिन्हा के भाई हो। और वो बोलती है कि मुझे नहीं पता कि टीचर ने आपको क्या बोला है, बट मैं फिर भी स्कूल नहीं जाने वाली। और जिंगबू बोलता है कि तुम एक ई रैंक हंटर हो ना, और मुझे पता है कि तुम उससे ना ज्यादा पैसा नहीं कमा सकती हो, और मुझे इतना भी पता है कि मेरे स्ट्राइक स्क्वाड के जरिए तुमने काफी सारे पैसे कमा लिए हैं, बट सच बताऊं तो वो ज्यादा टाइम तक नहीं होने वाला। और तभी जिन्हा बोलते हैं कि अगर आप ज्यादा लेक्चर देने के लिए आए हो ना तो प्लीज आप यहाँ से चले जाइए, और वैसे आप भी तो एक ई रैंक हंटर ही हो ना। और तभी जिंगबू बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें रोकने के लिए नहीं आया बल्कि कुछ दिखाने के लिए आया हूँ। और इसके बाद हमें डोंगसुक दिखाया जाता है, जो कि जिंगबू और यूजिन को ढूंढता हुआ ना कोरिया आ चुका था। और डोंगसुक ने यहाँ पे जिंगबू से ना अपने भाई के मौत का बदला लेने के लिए आया था। और हंटर एसोसिएशन का मेंबर चुंगचिल भी वहाँ पे आया होता है उसके ऊपर नजर रखने के लिए, और उसको शक था कि भाई ये पक्का यहाँ पे ना जिंगबू के लिए ही आया है और पक्का कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करने वाला है। और तभी हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन बोलता है कि क्या उनके पास पंख भी आ गए हैं, मतलब कि ये यहाँ पे मॉन्स्टर की बात कर रहे थे। और तभी चॉय बोलता है कि असली प्रॉब्लम तो ये है कि उनकी बॉडी हमें समुद्र में मिली है और अभी वो मॉन्स्टर ना उड़ सकते हैं, बट वो ज्यादा दूर तक नहीं उड़ सकते, थोड़े डिस्टेंस तक उड़ सकते हैं। बट सच बताऊं तो उनको यहाँ पे पहुंचने में ना ज्यादा टाइम तो बिल्कुल भी नहीं लगने वाला। और तभी चेयरमैन बोलता है कि इसका मतलब मुझे इसके ऊपर जल्दी से छानबीन करनी पड़ेगी। और इसके बाद जिंगबू ना सॉन्ग ही को लेके ना एक दरवाजे के पास आया होता है, डेंजन के पास, और वो ना सी रैंक डेंजन होता है और वो प्रॉपर्टी ना व्हाइट टाइगर गिल की होती है। और वहाँ पे ना न्यू हंटर्स को ना रिक्रूट किया जाता है, मतलब कि ट्रेनिंग दी जाती है थोड़ी बहुत, इस टाइप का आप मान सकते हो। और जिंगबू ने ना आहान के साथ बात कर लिया था सॉन्ग ही की ट्रेनिंग के लिए उस डेंजन के अंदर, और वो दोनों बिना व्हाइट टाइगर गिल के कुछ मेंबर्स के साथ उस डेंजन के अंदर जाने वाला था। और तभी किमचुल बोलता है कि आखिरकार हम कब तक यहाँ पे टाइम पास करते रहेंगे, हमें जल्दी से डेंजन के अंदर जाना भी है। और तभी आहान बताने लगता है कि ये ना ए रैंक हंटर किमचुल है और इसने ना जितने भी न्यू नए हंटर है ना उन सभी की ट्रेनिंग का जिम्मा उठा रखा है। और इसका मतलब ये है कि ये ना इस स्ट्राइक स्क्वाड का ना लीडर था। और किमचुल भी बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मुझे एक ई रैंक हंटर को वहाँ पे संभालना होगा। और कुल मिला के उस डेंजन के अंदर एक ए रैंक हंटर, 5 बी रैंक हंटर, 2 सी रैंक हंटर और 2 ई रैंक हंटर जा रहे थे। ई रैंक मतलब कि जिंगबू और साथ ही सॉन्ग ही। और जिंगबू सोच रहा था जब सॉन्ग ही को खुद पता लगेगा कि डेंजन कितना ज्यादा खतरनाक होता है तो इसके बाद वो खुद ही हंटर बनने से मना कर देगी। और इसके बाद ना वो सभी लोग डेंजन के अंदर जाते हैं और तभी जिंगबू को ना अजीब सा फील होता है उसके अंदर, और अचानक से वो गेट ना रेड गेट में चेंज होने लगता है। और इसके बाद जिंगबू ना सॉन्ग ही को लेके बाहर जाने की कोशिश करता है, बट वो ऐसा नहीं कर पाता और वो ना आहान को ना और भी ज्यादा मदद लाने के लिए बोलता है। और ये बात जब बाक्यूनहो को पता लगता है ना तो वो भी भाई काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और जिंगबू और उसके साथी ना काफी अलग सी जगह पे पहुंच जाता है, जहाँ पे ना चारों तरफ के ऊपर बर्फ ही बर्फ होती है और किसी को भी ना वहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और सभी लोग काफी ज्यादा डर भी जाते हैं। और तभी किमचुल बताता है कि तुम लोगों को पता है ना कि अभी हम रेड गेट के अंदर आ चुके हैं। और तभी सॉन्ग ही बोलते हैं कि आखिरकार रेड गेट क्या होता है। और तभी जिंगबू बताने लगता है कि रेड गेट ना काफी ज्यादा खतरनाक होता है और वो ना एक दूसरे डायमेंशन से जोड़ देता है पोर्टल को, और यहाँ से ना हम बाहर बिल्कुल भी नहीं जा सकते। और हम इस डेंजन से तभी बाहर निकल सकते हैं जब या तो हम इसके बॉस को हरा दे या फिर ये डेंजन ब्रेक हो जाए, और बाहर से भी कोई इस डेंजन के अंदर नहीं आ सकता हमारी मदद के लिए। और साथ ही यहाँ के मॉन्स्टर भी काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। और तभी अचानक से ना एक एरो ना हान के पास आ रहा होता है उड़ता हुआ, बट जिंगबू ना उसको काफी आसानी से पकड़ लेता है और उसको रोक लेता है, बट उनका ना एक साथी वहाँ पे मारा जा चुका था। और तभी हमें पता लगता है कि ये काम करने वाले ना आइस लेयर्स होते हैं, बट उनको भी पता चल जाता है कि यहाँ पे एक पर्सन ना काफी ज्यादा खतरनाक है। और इसके बाद ना वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं, मतलब कि आइस लेयर्स। और इसके बाद तभी किमचुल वहाँ पे बोलने लगता है कि जैसा कि आप लोगों को पता है क्या अभी हम रेड डेंजन के अंदर फंस चुके हैं और अभी हमें बचाने के लिए तो कोई भी नहीं आने वाला यहाँ पे, और साथ ही हमें यहाँ पे काफी सारे पावरफुल मॉन्स्टर से भी सामना करना होगा।
और मैं तुम सभी लोगों से काफी ज्यादा उम्मीद करता हूँ कि तुम सभी लोग मेरी बात मानोगे और तुम्हारे पास बचने का केवल एक लौता यही रास्ता है यहाँ पे। बट प्रॉब्लम की बात ये है कि मैं तुम सभी को एक साथ कमांड नहीं दे सकता, इस कारण हम दो ग्रुप में बट जाने वाले हैं और इस कारण हमारे जिंदा रहने के काफी ज्यादा चांसेस भी हो जाते हैं। तो इसीलिए जिन लोगों को भी जिंदा रहना है वो सभी मेरे साथ चलो। और इसके बाद सभी हंटर्स ना किम के साथ जाना चाहते थे, बट किम ना सी रैंक और उससे कम वाले हंटर्स को ना अपने साथ लेके जाना ही नहीं चाहता था और उसको लग रहा था कि अगर उनको जिंदा रहना है ना तो उन्हें कमजोर हंटर को अपने साथ लेके नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो एक तरह से बोझा का काम करेंगे हमारे ऊपर। और इस डेंजन के अंदर का एक दिन बाहर के ना 1 घंटे के बराबर होने वाला था, इसलिए उनको ये भी नहीं पता था कि आखिरकार उन्हें कितने टाइम तक यहाँ पे रहना होगा। और इसी कारण ना वो नहीं चाहता था कि वो किसी कमजोर की वजह से ना अपनी जान को खतरे में डाले। और तभी किमचुल की टीम की एक लड़की ना किमचुल की टीम को छोड़ के ना जिंगवू की टीम में चली जाती है और वो उसके पास जाने के बाद बोलती है कि किम तो उस तीर को नोटिस भी नहीं कर पाया था और साथ ही तुमने तो उसको पकड़ लिया, तो इससे इतना तो एकदम कंफर्म है कि तुम एक ई रैंक हंटर तो बिल्कुल भी नहीं हो। मेरे हिसाब से तुम ए रैंक हंटर हो या फिर उससे ज्यादा भी हो सकते हो। और इसके बाद किम ना अपनी टीम को लेके चला जाता है और साथ ही जिंगवू भी अपनी टीम को लेके वहां से चला जाता है। और थोड़ी दूर जाने के बाद ना किमचुल को पता लग जाता है कि वो एरिया ना आइस बियर्स का है और वो सोच रहा होता है कि जिंगवू का ग्रुप ना काफी जल्दी मारा जाएगा इस कारण। और किमचुल सोचने लगता है कि जब उस टीम के अंदर एक बी रैंक हंटर और एक सी रैंक हंटर था तो आखिरकार एक ई रैंक हंटर उस ग्रुप का लीडर क्यों था। और तभी अचानक से ना उनके ऊपर ना आइस बियर्स अटैक कर देते हैं और किमचुल भी सच में काफी ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि वो एक ही अटैक से ना एक आइस बियर को काट देता है वहां पे। और इसके बाद बाकी आइस बियर जो होता है ना उनको काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उनके ऊपर अटैक करते हैं। और तभी वो लड़की बोलने लगती है कि हमें ना इससे ज्यादा आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये आइस बियर्स का जगह है और वो काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। और जिंगवू बोलने लगता है कि मुझे पता है कि ये आइस बियर्स का जगह है, इसीलिए हम जंगल से जा रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे केवल आइस बियर का ही ध्यान रखना होगा। और इसके बाद वो लड़की सोचने लगती है कि इसने सही बोला, क्योंकि जब यहाँ पे आइस बियर होंगे ना तो कोई और मैजिक बीस्ट यहाँ पे नहीं आने की कोशिश करेगा। और इसके बाद सभी को ना वहाँ पे काफी ज्यादा ठंड लग रहा था, इस कारण जिंगवू ना अपनी इन्वेंट्री से ना कुछ कपड़े गर्म कपड़े निकाल के देता है। और ये देखने के बाद ना सभी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि एक हाई से हाई रैंक हंटर बिना 2 से 3 चीजों को स्टोर करके रख सकता है। और तभी सॉन्ग ही बोलती है कि आखिरकार आप कौन हो। और तभी जिंगवू उसके सर पे हाथ रखते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आया हूँ और तुम्हें एकदम सेफली यहाँ से बाहर लेके जाऊंगा और बस मैं तुमसे यही चाहूंगा कि तुम मुझसे ना कोई भी क्वेश्चन मत पूछो। और इसके बाद वो बाकियों को भी बोल देता है कि तुम लोग ना मुझसे क्वेश्चन बिल्कुल भी मत करना। और तभी उनके सामने ना एक काफी बड़ा सा आइस बियर आ जाता है और इसके बाद हमें डेंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है। और बाकी उन्होंने वहाँ पे दरवाजे को देखने के लिए आ चुका था और उसको लग रहा था कि ए रैंक हंटर किमचुल जो है वो कुछ हंटर्स को तो बचा के बाहर ले ही आएगा। और इसके बाद आहान ना जिंगवू के बारे में बताने लगता है और वो बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो ना एक रीअवेकन पर्सन है, बट मैं इसको लेके एकदम कंफर्म नहीं हूँ। और तभी वहाँ पे डोंग सुक भी आ जाता है और तभी बाकी उन्होंने बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो, अरे वैसे तुम तो अमेरिका में थे ना। और तभी डोंग सुक बोलता है कि अच्छा तो ये तुम्हारा एरिया है, तो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। तुमने 2 मेंबर्स जो कि तुम्हारे गिल के है भी नहीं, उसके बाद भी तुमने उसको इस डेंजन के अंदर जाने की परमिशन कैसे दे दी। और सच बताओ तो मैं जिंगवू को ढूंढते हुए यहाँ पे आया हूँ और मुझे फील नहीं हो रहा कि वो इस डेंजन से बाहर भी निकल के आ पाएगा। और चिंगचुल बोल रहा होता है कि जिंगवू भाई तू सच में काफी ज्यादा लकी है, क्योंकि तू फिलहाल उस डेंजन के अंदर है, क्योंकि डोंग सुक तेरा बाहर इंतजार कर रहा है। बट क्वेश्चन तो ये है कि क्या तुम उस रेड गेट से बाहर आ भी पाओगे। और वहाँ के लोग ना सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं डेंजन के अंदर, मतलब कि क्योंकि जिंगवू ने ना अकेले वहाँ पे ना आइस बियर को हरा दिया था और काफी स्टाइल में उसके ऊपर बैठा हुआ था, बल्कि एक नहीं वहाँ पे काफी सारे आइस बियर्स को उसने अकेले ही मार दिया था। और इसके बाद ना उसकी पूरी टीम ना वहाँ पे बैठ के पार्टी कर रही होती है और जिंगवू अकेले ही ना आइस बियर की ना पूरी फौज से लड़ने के लिए चला जाता है। और जिंगवू ना उन सभी आइस बियर से लड़ने के लिए ना अपनी शेडो आर्मी को भी बाहर निकालता है और वो सभी सोल्जर्स ना काफी अच्छे तरीके से लड़ रहे थे शेडो आर्मी मतलब कि आइस बियर के साथ। और जिंगवू भी सोच रहा होता है कि शेडो मेजेस जो है ना वो काफी ज्यादा कमाल के हैं और जितना इसने उम्मीद किया था ना ये उनसे भी ज्यादा पावरफुल है, बट मैजिकल पावर ना काफी ज्यादा ये यूज करते हैं और इस कारण ना उसकी पावर्स भी काफी जल्दी खत्म हो रही थी। और इसके बाद ना हमें आइस बियर का ना बॉस दिखाया जाता है, जो कि भाई एक बार चिल्लाता है ना और वहाँ पे जितने भी शेडो आर्मी होती है ना वो सभी काफी आसानी से हार जाती है, मतलब कि खत्म ही हो जाती है, वो दोबारा ना रीजनरेट भी नहीं कर पा रहे थे। और इसी के साथ जिंगवू की मैजिकल पावर जो होती है ना वो भी वहाँ पे खत्म हो जाती है। और इसके बाद जिंगवू ना फाइनली वहाँ पे इग्रिस को लड़ने के लिए भेजता है और इग्रिस ना काफी ज्यादा फास्ट होता है और वो आइस बियर ना वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाता, उससे पहले इग्रिस ना उसका काफी ज्यादा डैमेज दे देता है आइस बियर को। और इग्रिस ने ना उस आइस बियर का पैर भी काट दिया था, इस कारण वो चल भी नहीं पा रहा था। और इसके बाद वो आइस बियर ना अपनी पावर्स को ना कलेक्ट करने लगता है एक ब्लास्ट के लिए, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं होता क्योंकि इग्रिस ना सीधा गर्दन ही अलग कर देता है, आइस बियर का गर्दन अलग कर देता है मतलब कि। और इसके बाद ना जिंगवू भी सोच रहा होता है कि अगर इग्रिस ने उस टाइम पे अपनी तलवार को छोड़ी नहीं होती ना तो पक्का भाई मेरा तो दी एंड हो गया होता। और उसको इतना पता था कि भाई वो
जिंदा भी नहीं रह पाता वहाँ पे। और इसके बाद हमें किमचुल की टीम दिखाई जाती है जो कि पूरी टीम खत्म हो गई थी और उसको ये पता नहीं था कि आखिरकार ये कैसे हुआ। और तभी उसके सामने ना एक आइस एल्फ आ जाता है और उसकी आंखों के सामने ना उसके एक साथी को ना काफी गंदी तरीके से मार देता है। और ये देख के ना किमचुल वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागता है, काफी स्पीड में भागता है भाई, काफी गंदी तरीके से। और हमें ना आइस एल्फ का ना किंग भी दिखाया जाता है जो कि घोड़े पे बैठा हुआ था। और इसके बाद जिन्वो ने वहाँ पे जितने भी आइस बियर्स को मारे थे ना उन सभी को अपने टीम में ऐड कर लेता है, मतलब कि उनकी शैडो एक्सट्रैक्ट कर लेता है। और इसके बाद हमें डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डोंगसुक ना काफी ज्यादा परेशान हो गया था। और इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसको तभी रियलाइज होता है और वो बोलता है कि रुको जरा, जिन्वो तो तुम्हारे गिल में था ही नहीं, तो आखिरकार वो तुम्हारे स्ट्राइक स्क्वाड के साथ डंजन के अंदर कैसे जा सकता है। और अहान ना इस बात पे काफी ज्यादा डर जाता है और वो बताता है कि जिन्वो ना मेरे जान पहचान का था और उसको ना सी लेवल का डंजन देखना था, इस कारण मैंने उसको अंदर जाने दिया। और तभी डोंगसुक बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या। और इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से काफी स्पीड में वो अहान का गर्दन पकड़ के उसको सीधा उठा देता है। और डोंगसुक बोलता है कि तुझे पता है कि मैं झूठ को ना काफी आसानी से स्मेल कर लेता हूँ और जल्दी से मुझे सच बता। लेकिन तभी वहाँ पे बा क्यूनू आता है और वो उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है कि छोड़ दे मेरे एम्प्लॉय को। और इसके बाद ना दोनों ही वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और दोनों का ना ऑरा काफी ज्यादा बाहर निकलने लगता है। और दोनों ही ना लड़ाई के लिए एकदम रेडी हो चुके थे और दोनों ही ना एक दूसरे को पंच मारने वाले होते हैं। और तभी सीन कट होता है और हमें किमचुल का सीन दिखाया जाता है जो कि वहाँ से बच के भाग गया था। और जब वो आगे जाता ना तभी उसको ना काफी सारे आइस बियर्स मरे हुए नजर आते हैं और उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार इन आइस बियर्स को किसने मारा है। और इसी कारण कोई भी आइस बियर उसको रास्ते में नहीं दिखाई दिया और वो ये नहीं सोच पा रहा था कि क्या ई रैंक हंटरों ने मिलकर इसको मारा है। और देखा जाए तो ये एक तरह से ना इम्पॉसिबल था। और इसके बाद ना वो वहाँ से भाग जाता है और इसके बाद अगेन हमें डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है और दोनों का अटैक ना उस टाइम पे टकराया नहीं था, बल्कि बीच में ना चिंचुल आ जाता है और उसने ना उन दोनों के अटैक को रोक लिया था। और चिंचुल बताता है कि मैं उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, अगर आप दोनों ने अपनी एनर्जी को होल्ड नहीं किया होता तो मेरा हाथ टूट भी सकता था। और इसके बाद वो डोंगसुक की तरफ देखते हुए बोलता है कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार तुम किस पे शक करना चाहते हो, बट मैंने 2 महीने पहले जिन्वो की पावर को चेक किया था और फिलहाल वो अभी भी ई रैंक हंटर ही है और मुझे ऐसा लगता है कि आपके भाई को वहाँ पे मैजिकल बीस्ट ने मारा होगा। और तभी डोंगसुक बोलता है कि लेकिन यूजी भी तो हो सकता है ना इसके पीछे। और तभी चिंचुल बोलता है कि आखिरकार आप जिन्वो के पीछे क्यों पड़े हो फिर। और डोंगसुक बताता है कि बस थोड़ा टाइम पास करने के लिए मैं यहाँ पे आया था। और इसके बाद ना वो वहाँ से जाने लगता है और इसके बाद हमें ना बाकी सभी लोग दिखाए जाते हैं जो कि आराम से मजे कर रहे थे। और किमचुल ना ये देख के बंदा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलता है कि मेरी पूरी स्क्वाड भूख के मारे मारी गई और ये यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। और इसके बाद ना वो उन सभी को ना मारने के लिए जा रहा होता है और वो बोलता है कि मुझे ये बताओ कि आखिरकार ये सारी चीजें किसने छिपा के रखी थी। और उसको तो लग रहा था कि इस काम के पीछे ना पार्क का हाथ है और वो उन सभी के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा था, लेकिन तभी वहाँ पे जिन्वो आ जाता है और वो ना बस धक्का देता है और उसी में ना किमचुल काफी दूर जाके गिरता है। और जिन्वो बोलता है कि इसके कारण ना काफी सारे मेहमान यहाँ पे आए हैं और वो बोलता है कि तुम जल्दी से बाहर निकल जाओ, छिप नहीं सकते तुम सभी लोग। और इसके बाद ना सभी आइस एल्फ वहाँ पे बाहर निकल आते हैं और तभी उनका कैप्टन बोलता है कि चलो फिर मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो एकदम सही है कि तुम में से एक हंटर कोई काफी ज्यादा बढ़िया है और तुमसे मिलकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। और फनी बात तो ये थी यहाँ पे कि जिन्वो ना उन एल्फ की लैंग्वेज को समझ पा रहा था और ये चीज जानने के बाद ना वो एल्फ भी काफी हैरान होता है और जिन्वो भी काफी हैरान होता है। बट जिन्वो का ऐसा फील होता है कि ये ना सिस्टम के कारण हो रहा होगा। और तभी एल्फ किंग बोलता है कि मेरा एक साथी ने तुम्हें देखा था और वो तुम्हें काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है और वो तुमसे बैटल भी करना चाहता है। लेकिन तभी अचानक से ना जिन्वो उसका गर्दन उड़ा देता है और बोलता है कि आखिरकार तुम किसकी बात कर रहे हो। और ये देखने के बाद वो एल्फ किंग भी ना काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, मतलब कि काफी क्रीपी वाली स्माइल देता है। और इसके बाद जिन्वो ना एल्फ किंग की तरफ अटैक करने के लिए जाता है और दोनों का ना वहाँ पे डैगर टकराता है काफी तगड़ा वाला। और एल्फ किंग बोलता है कि तुम्हें देख के एकदम साफ पता लग रहा है कि तुम इंसान नहीं हो, तो तुम आखिरकार इंसानों के बीच में कर क्या रहे हो। और जिन्वो को ना वहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और तभी एल्फ किंग बताने लगता है कि हमारे कानों में ना एक आवाज गूंजती रहती है जो कि इंसानों को मारने के लिए कहती है और तुम मेरे सामने खड़े हो ना, इस टाइम पे मुझे कोई भी आवाज नहीं आ रही, तो सबसे बढ़िया हम एक डील कर लेते हैं, तुम मुझे उन सभी को सौंप दो और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। और जिन्वो सोच रहा था कि आखिरकार मेरे कानों में आवाज क्यों नहीं आती, क्या पता मैं एक प्लेयर हूँ, शायद इस कारण ये होता हो। और इसके बाद तभी वो एल्फ बोलता है कि अच्छा तो तुम उन सभी को मेरे को सौंप दो जल्दी से और तुम यहाँ से चले जाओ। और जिन्वो उनसे पूछता है कि आखिरकार तुम ये कर क्यों रहे हो, मतलब कि लोगों को खामखा क्यों मारते हो। और वो एल्फ किंग ना बताने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से ना वहाँ पे ग्लिच होता है और वो अपनी पुरानी बातों को ना फिर से रिपीट करने लगता है कि जल्दी से तुम मेरे ऑफर को मान लो और उन सभी को मेरे हवाले कर दो। और जिन्वो को वहाँ पे समझ में नहीं आता कि अभी क्या हुआ, बट वो ना मना कर देता है। और ये सुन के ना एल्फ किंग काफी ज्यादा हंसने लगता है और बोलता है कि क्या तुम हमारी आर्मी के सामने टिक भी पाओगे। और तभी वहाँ पे जिन्वो
जिन्वो ना अपनी शैडो आर्मी को भी बुला लेता है और इसके बाद ना उनके बीच में मतलब की शैडो आर्मी और एल्फ आर्मी के बीच में ना काफी तगड़ी वाली लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है। और वो जो बीच में नॉर्मल इंसान थे ना वो सभी लोग वहां से भागने लगते हैं। मतलब कि उन लोगों को तो समझ में नहीं आता पहले तो कि आखिरकार ये शैडो क्या है, और इसके बाद वो सभी लोग वहां से बच के भागने लगते हैं और कुछ एल्फ ना उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिन्वो ना उन सभी को संभाल लेता है। और इसके बाद जिन्वो ना एल्फ किंग के सामने खड़ा हो जाता है और एल्फ किंग बोलता है कि मेरा नाम बारूका है और आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है। और जिन्वो अपना नाम जिन्वो बताता है और इसके बाद वो डायरेक्ट अटैक करने के लिए जाता है एल्फ किंग के ऊपर। और उन दोनों के बीच में ना वहाँ पे काफी तगड़ी वाली टक्कर होती है, मतलब कि भाई काफी बढ़िया बैटल हो रही थी एक तरह से। लेकिन तभी अचानक से ना एल्फ किंग के ऊपर ना एक काफी तगड़ा वाला ब्लास्ट होता है और ये ब्लास्ट करने वाले ना मेजेस होते हैं। और इसके बाद ना किमचुल को भी होश आ जाता है और वो सोचने लगता है कि मुझे जिन्वो ने मारा है और मैं उससे जरूर बदला लेके रहूंगा, और तलवार उठा के ना उसकी तरफ भागने लगता है उसको मारने के लिए। और वही दूसरी तरफ से ना आइस एल्फ भी ना जिन्वो की तरफ अटैक करने के लिए जा रहा था और किमचुल ना जिन्वो को मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा था, लेकिन तभी जिन्वो ना इग्रिस को बुलाता है और इग्रिस ना काफी आसानी से किमचुल का खेल खत्म कर देता है। और किमचुल बोलने लगता है कि शायद इसको पता था कि मैं इसके ऊपर अटैक करने वाला हूँ और इसने ये पहले से प्लान कर रखा था। और इसके बाद तभी जिन्वो ना किमचुल को भी अपनी शैडो आर्मी में ऐड कर लेता है और ये काफी बड़ा बीस्ट बन के बाहर निकलता है, मतलब कि किमचुल। और इसके बाद किमचुल ना सीधा आइस एल्फ के ऊपर अटैक करता है और आइस एल्फ को भी पता चल जाता है कि ये चीज ना काफी ज्यादा पावरफुल है, मतलब कि थोड़ा अलग सा इसका ऑरा होता है और पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था ये एक तरह से देखा जाए तो। और जिन्वो को ना उसका नाम किमचुल बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए ना उसका नाम वो आयरन रख देता है। और इसके बाद आयरन और एल्फ किंग के बीच में ना हमें काफी तगड़ी वाली बैटल एक तो देखने को मिलता है और हमें ना बाकी सभी लोग दिखाए जाते हैं जो कि छिप रखे थे। और सॉन्ग वहाँ पे बोलते हैं कि क्या हंटरों की बैटल इस तरीके से होती है, और पार्क बोलते हैं कि सच बताओ तो इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता, मैं भी पहली बार देख रही हूँ उस तरीके की बैटल। और एल्फ किंग बोलता है कि सच बताओ तो ये मुझे अकेले कभी भी नहीं हरा सकता, तो तुम दोनों भी ज्वाइन कर जाओ। और इसके बाद ना इग्रिस और जिन्वो भी जाते हैं उसके साथ लड़ने के लिए, मतलब कि एल्फ किंग के साथ लड़ने के लिए। और भाई वो तीनों मिलकर लड़ रहे थे ना, उसके बाद भी ना एल्फ किंग काफी बढ़िया वाला टक्कर दे रहा था, लेकिन जिन्वो एक बार तो स्टैप कर ही देता है एल्फ किंग के अंदर। और एल्फ किंग बोलता है भाई सच में मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है, बट तुम अब बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। और जिन्वो बोलता है कि भाई एक बार अपने आसपास तो देख लेते हैं टीममेट्स का क्या हाल हुआ है। और वो देखने के बाद ना भाई एल्फ किंग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसके बाद वो अगेन जिन्वो को मारने के लिए जा रहा होता है। और इसके बाद अपना जिन्वो ना डैगर फेंक के मारता है उसकी तरफ, लेकिन वो ना काफी आसानी से डॉज कर लेता है और काफी हंसने लगता है कि भाई तू कितना बड़ा मूर्ख इंसान है, बैटल के बीच में कौन वेपन को फेंकता है। लेकिन तभी जिन्वो कमांडर टच की वजह से उसको वापस बुलाता है और एल्फ किंग काफी हैरान होता है और उसको डॉज तो कर लेता है वो, बट इतनी देर में ना आयरन उसको पकड़ लेता है और जितने भी मेजेस होते हैं ना वो सभी काफी तगड़ा वाला फायर ब्लास्ट उसके ऊपर करते हैं। लेकिन लिटरली भाई एल्फ किंग ना इससे भी मरा नहीं होता, वो अगेन खड़ा हो जाता है और तभी जिन्वो ने काफी तगड़ा वाला डैगर उसके ऊपर मारता है और लिटरली भाई वो उसके बाद भी ना जिन्वो का हाथ पकड़ लेता है और वो अभी भी हार मारने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन तभी पीछे से आयरन आता है और वो काफी तगड़ा वाला स्मैश मारता है और फाइनली अब जाके वहाँ पे बारूका मतलब कि एल्फ किंग का खेल खत्म हो जाता है। और जिन्वो नोटिस करता है कि आयरन ना उसके ऊपर लगातार मारे ही जा रहा है और जिन्वो बोलता है कि भाई 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 उसका खेल खत्म हो गया, आप छोड़ दे। और आयरन को कुछ भी समझ में नहीं आता और इसके बाद वो मेजेस की तरफ देखता है और वो सभी लोग ना काफी ज्यादा एंजॉय करने लगता है वहाँ पे। और इसके बाद तभी वहाँ पे गेट भी अपीयर हो जाता है और ये देखने के बाद ना बाकी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और इसके बाद हमें डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ना डंजन के अंदर ना अभी एक हफ्ता हो चुका था लगभग। और अहान बोलता है कि सर आप चले जाइए, हम यहाँ पे इंतजार करते हैं। लेकिन बाकी उन्हें बोलता है कि मैं ऐसे नहीं जा सकता जब तक मुझे पता ना चले कि सोल्जर्स का क्या हुआ आखिरकार। और तभी गेट ना अपने आप ओपन होने लगता है और सभी लोग ना बाहर आने लगते हैं और बाकी उन्हें सोचने लगता है फाइनली किमचुल ने अपना काम कर दिया और उसने वहाँ पे काफी सारे हंटरों को बचा के ले आया होगा। और जैसे बाहर आते हैं ना बंदे लोग, तो सबसे पहले पार्क और एक बंदा आता है और इसके बाद जिन्वो और सॉन्ग ही आते हैं और बाकी उनको वहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। कमजोर हंटर बाहर निकल के आए लेकिन किमचुल क्यों नहीं आ रहा अभी तक। और इसके बाद डंजन बंद भी हो जाता है और लिटरली भाई वो काफी ज्यादा हैरान होता है इसके बाद। और इसके बाद जिन्वो ना सॉन्ग ही को बोलता है कि चलो अब मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, लेकिन तभी बाक उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछताछ करना है। और जिन्वो बोलता है कि मेरे पास अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है और अपने गिल्ड के मेंबर से पूछताछ कर लो। और बाकी उन्हें बोलता है कि मेरे गिल्ड के काफी सारे मेंबर्स अभी तक लापता है और मुझे इसके बारे में तो जानकारी चाहिए होगा। और जिन्वो बोलता है कि गिल्ड मास्टर होने के नाते तुम्हें मुझे शुक्रिया करना चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हारे 2 बंदे की जान भी बचाई है। और इसके बाद बाकी उन्हें उससे माफी मांगता है और बोलता है कि मैं थोड़ा परेशान हो गया था। और इसके बाद जिन्वो वहाँ से सॉन्ग ही को लेकर चला जाता है और बाकी उन्हें पार्क से पूछता है कि आखिरकार वहाँ पे हुआ क्या था। और पार्क बताते कि मुझे नहीं पता उस बंदे के बारे में, बट उसने अकेले ही हम सभी को बचा के लाया है और बॉस को भी उसने अकेले ही हराया था। और ये सुन के बाकी उन्होंने आहान को बोलता है कि चाहे तुम कुछ भी करो, चाहे हमें कुछ भी करना पड़ जाए, लेकिन वो हमारे गिल्ड में ज्वाइन होना चाहिए। और इसके बाद हमें जिन्वो दिखाया जाता है जो कि सॉन्ग ही को उसके घर छोड़ने के लिए जा रहा था और
सोंगी ना वहाँ पे काफी ज्यादा शर्मा रही होती है और जिंगवो को उसके नाम से बुला रही थी। और ये देख के ना जिंगवो भी काफी हैरान होता है और सोचता है कि ये तो भी कुछ टाइम पहले मुझे ढंग से बात भी नहीं कर रही थी और अभी मुझसे इतने प्यार से बात कर रही है। और इसके बाद वो चला जाता है और जाते वक्त ना वो डैगर देखता है और ये डैगर ना उसी एल्फ किंग का होता है। और इसके बाद हमें बताया जाता है कि जिंगवो ने ना उस एल्फ किंग का ना शैडो एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की थी, बट वो तीनों अटेम्प्ट में फेल हो जाता है। बट देखा जाए तो जिंगवो को भी पता था कि वो एल्फ किंग ना उससे काफी ज्यादा पावरफुल था, बट कोई बात नहीं, उसको डैगर तो मिल गया जो कि ए रैंक का होता है और वो डैगर ना बंदे की स्पीड को ना काफी ज्यादा बढ़ा देती है। और इसके बाद तभी यूजिन जिंगवो के घर पे आता है और जिंगवो बोलता है कि भाई तू यही पहन के यहाँ तक आए क्या? और यूजिन बोलता है कि मास्टर आप हमेशा मुझे लेने के लिए आते हो तो मैंने सोचा इस बार मैं ही आपको पिक कर लेता हूँ। और इसके बाद वो सभी ना सोंगी को भी पिक करते हैं और सोंगी ना काफी शर्माते हुए जिंगवो से बात करती है और जिंगवो बोलता है कि तुम रात को सो तो पाई थी ना, क्योंकि हम काफी लेट घर पहुंचे थे। और यूजिन ना वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाता है और सोचता है कि भाई मास्टर कर क्या रहा है इसके साथ और आखिरकार ये इससे इतने फ्रेंडली होकर कैसे बात कर रहे हैं। और तभी यूजिन बोलता है कि सर आपको पता है ना कि अभी सोंगी अंडर एज है। और जिंगवो बोलता है कि हाँ मुझे इसके बारे में पता है, बट तुम्हें क्या हुआ इससे? और यूजिन ने ना एक तरह से अपने दिमाग में ना कुछ अलग ही इमेज बना लिया था। और इसके बाद वो लोग ना अपने अगले रेड के लिए निकल जाते हैं। और इसके बाद हमें डंजन का सीन दिखाया जाता है और यूजिन ना वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होता है उन शैडो सोल्जर्स को देखने के बाद, क्योंकि यूजिन ने पहली बार देखा था। और जिंगवो बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें बताना भूल गया, तुम्हें इसके बारे में नहीं पता होगा और ये सभी ना मेरे सोल्जर्स है और एक तरह से ना ये मेरा नया स्किल है और ये मैं तुम्हें क्या ही एक्सप्लेन करूँ क्योंकि काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। और वो सभी लोग ना वहाँ पे जेम्स को भी कलेक्ट करने लगते हैं मॉन्स्टर को हराने के बाद। और तभी यूजिन बोलता है कि सर पहले मैं आपका जेम्स कलेक्ट करने में मदद क्या करता था, बट अभी तो आप मेरी उसमें भी मदद नहीं ले रहे। और तभी एक सोल्जर आता है और वो ना यूजिन के हाथ में थोड़े जेम्स दे देता है, मतलब कि शैडो आता है। और ये देखने के बाद ना जिंगवो भी यहाँ पे थोड़ा स्माइल करने लगता है। और इसके बाद ना हमें अमेरिका के एक डंजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा ना काफी ज्यादा डरा होता है क्योंकि वहाँ पे एक बीस्ट जैसे इंसान ने ना उसके सारे साथियों को मार दिया था। और उस बंदे को तो लग रहा था कि वो मैजिकल बीस्ट है, लेकिन वो बंदा बताता कि मैं कोई बीस्ट नहीं हूँ और मैं कोरियन हूँ। और इसके बाद जिंगवो और यूजिन ना हमें पार्टी करते हुए नजर आते हैं क्योंकि उनका 19 रेड का जो कॉन्ट्रैक्ट था ना वो फाइनली खत्म हो चुका था। और यूजिन अब फाइनली अपने पापा से बात कर सकता है गिल मास्टर बनने के लिए, क्योंकि अब वो ऐसा कर सकता है क्योंकि उसका अब रिकॉर्ड भी काफी ज्यादा बढ़िया हो गया है। और वो जिंगवो से भी पूछता है कि सर वैसे आप क्या करने वाले हैं? और जिंगवो बताता है कि तुम ना मुझे अभी कांटेक्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि मैं 7 दिन के लिए ना ट्रिप पे जा रहा हूँ। और इसके बाद यूजिन बोलता है कि वैसे सर मैं आपके लिए एक सर दर्द था और आप तो आप एक तरह से आजाद हो चुके हो। और तभी जिंगवो बोलता है कि आखिरकार तुम ये बताओ कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? और यूजिन बताने लगता है कि मुझसे बड़ा एक मेरा भाई है और वो मेरी ना बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता और एक तरह से ना हम दोनों बिल्कुल भी बात भी नहीं करते, बट वहीं दूसरी तरफ आप हो जिन्होंने काफी बार मेरी जान बचाई है। और सच बताओ तो आप ना मेरे बड़े भाई से भी बढ़ के हो मेरे लिए। और ये सुनने के बाद ना जिंगवो को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो बोलता है कि ठीक है फिर तो तुम आज से मेरे छोटे भाई हो। और ये सुन के ना यूजिन वहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और बोलता है कि सर आप इतने ज्यादा अच्छे कैसे हो सकते हो और क्या मैं आपको एक बार हक कर सकता हूँ? और जिंगवो बोलता है कि नहीं भाई ये कुछ ज्यादा ही हो गया। और इसके बाद हमें यूएसए हंटर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उस आदमी को ना कैद करके रखा गया था और बाहर दोनों लोग आपस में बात कर रहे थे कि इसका कहना है कि ये इंसान है और ये 10 साल तक एक डंजन में बंद था और अचानक से ये उस डंजन से बाहर निकला है और वो एक कोरियन है और साथ ही वो हमारे लिए खतरा भी हो सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे एक एस रैंक के हंटर को बुलाया है। और इन्होंने ना बातचीत करने के लिए वहाँ पे डोंगसुक को ही बुलाया था और इस बंदे का नाम ना संग इल वन होता है। और इसके बाद हमें जिंगवो का सीन दिखाया जाता है जो कि कहीं जा रहा होता है। उसकी बहन पूछती है कि कहाँ पे जा रहे हो तुम? और जिंगवो बताता है कि वो ना 1 हफ्ते की ट्रिप पे जा रहा है और उसकी बहन बोलते है कि तुम्हारे तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है जो तुम जा रहे हो। और जिंगवो बताता है कि मैं अपने फ्रेंड के साथ जा रहा हूँ। और इसके बाद वो फाइनली डीमन कैसल वाले डंजन के पास पहुंचता है, मतलब कि चाबी की मदद से जो ओपन होता है। और इसके बाद वो फाइनली चाबी को ओपन करता है और डंजन के अंदर जाता है। और लास्ट टाइम जब वो यहाँ पे आया था ना तो उसकी रैंक ना शायद 21 थी शायद, मतलब कि लेवल 21 थी और अभी सीधा 3 गुनी हो गई है एक तरह से। और जैसे वो अंदर जाता है ना तभी उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है और उसमें बताया जाता है कि उसको ना 10,000 डीमन सोल्स को कलेक्ट करना है। और इसके बाद हमें यूजिन का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने डैड के पास गया होता है और उसके डैड बोलते हैं कि तुम क्या चाहते हो कि मैं हमारा गिल तुम्हारे हाथों में दे दूं? और तुम्हें तुम्हारे भाई का प्लान तो पता है ना, वो किसी बाहर वाले को गिल मास्टर बनाना चाहता है ताकि वो और भी अपने गिल को फेमस कर सके। और इसके बाद यूजिन को ना उसके डैड पूरी तरीके से एक्सपोज कर देते हैं और बताते हैं कि तुम जितने भी रेड में गए हो तुम्हारे साथ हर एक रेड में ना जिंगवो भी तुम्हारे साथ गया है और साथ ही जो अभी रेड गेट वाले इंसिडेंट हुआ था उसके अंदर से भी जिंगवो ने कुछ सर्वाइवल को बचा के लाया है और तुमने उसकी मदद से इतने सारे रेड को क्लियर किया है और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें गिल मास्टर बना दूं। और तभी यूजिन बोलता है कि लेकिन उसके बाद भी मैं चाहता हूँ कि आप मुझे
मुझे गिल्ड मास्टर बना दो। और उसके डैड बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, बट तुम्हें उसके लिए एक काम करना होगा, तुम्हें जिन्वू को हमारे गिल्ड के अंदर लेके आना होगा। और यूजिन बोलता है कि हाँ मैं इसके लिए जरूर ट्राई कर सकता हूँ। और इसके बाद हमें जिन्वू का सीन दिखाया जाता है जिसने काफी सारे डीमंस को मार दिया था और वो वहाँ पे नोटिस करता है कि वो उनकी सोल्स को ना एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहा। और तभी ना उसको एक पेपर मिलता है, एक परमिट मिलता है जो कि उसको दूसरे फ्लोर पे लेके जाने वाला था। और वो दरवाजा ना थोड़ा दूर था, इस कारण वो अपने आइस बियर के कैप्टन को बुलाता है। और उसका साइज देखने के बाद ना जिन्वू उसका नाम टैंक रख देता है। और उसके सामने ना कुछ बीस्ट भी आते हैं, मॉन्स्टर भी आते हैं, लेकिन टैंक ना काफी आसानी से उनको उड़ा देता है। और इसके बाद मेरी क्रश को दिखाया जाता है और वो ना थोड़ी परेशान होती है। और जो चॉय के साथ उसने बातें की थी ना, वो उसके बारे में सोचने लगती है, जहाँ पे उसने चॉय को बताया था कि जेजू आइलैंड वाले जो चींटियां हैं उसके पंख निकल आए हैं, इसके बारे में हम पब्लिक को क्यों नहीं बता सकते। और केवल हमने कुछ ही लोगों को ये बात बताई है। और चॉय बताने लगता है कि ये बातें ना ज्यादा लोगों को बताना सही नहीं रहेगा, और अगर ज्यादा लोगों को पता भी चल जाएगा ना तो काफी ज्यादा घबरा जाएंगे एक तरह से देखा जाए तो। और तुम फिक्र बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि हमें और भी काफी ज्यादा ताकतवर बनना है और इस पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 गिल्ड भी बनना है एक तरह से। और इसके बाद अगेन हमें जिन्वू का सीन दिखाया जाता है और वो आगे जब बढ़ रहा था ना तो वो फील कर पा रहा था, उसको लग रहा था कि ना एस रैंक का डेंजर होगा एक तरह से। बट इसके अंदर के बीस्ट ना ज्यादा पावरफुल नहीं होते, कभी सी रैंक या फिर डी रैंक या फिर बी रैंक के बीस्ट आ रहे थे। और इसके बाद वो लगातार ना काफी सारे फ्लोर्स को ना क्लियर करते हुए जाता है और उसको लगता है कि शायद यहाँ पे ना 100 फ्लोर्स होंगे एक तरह से देखा जाए तो। और वो लिटरली कर करके ना काफी सारे फ्लोर्स को क्लियर कर देता है। और उसको ना जल्दी घर पे भी जाना था, क्योंकि उसने जिन्हा को 1 हफ्ते का बता के आया था, और अगर ज्यादा टाइम हो जाएगा तो जिन्हा को फिक्र भी तो होगी ना। और उसने फाइनली वहाँ पे काफी टाइम के बाद ना 10,000 सोल्स को कलेक्ट कर ही लिया था। और इसके बाद वो 50वें फ्लोर पे आता है और ये वाला फ्लोर ना बॉस फ्लोर होता है, मतलब कि एक तरह से आप कह सकते हो। और जिन्वू भी अपनी शैडो आर्मी को निकाल लेता है उसके साथ बैटल करने के लिए। और इसके बाद मिस्टर आहान का सीन हमें दिखाया जाता है और पार्क भी होते हैं वहाँ पे। और वो लोग ना जिन्वू को चारों तरफ ढूंढ रहे थे, बट वो उन्हें कहीं पे भी नहीं मिलता। और साथ ही उन्होंने जिन्हा से भी बात किया था और उसने बताया था कि जिन्वू ना ट्रिप पे गया है 7 दिन के, और लास्ट टाइम ना जिन्वू ना शहर के बाहर मिला था। और ये ना काफी ज्यादा स्ट्रेंज था, इस कारण मिस्टर आहान ना काफी ज्यादा डाउट में होता है कि आखिरकार जिन्वू कहाँ पे गया होगा। और इसके बाद अगेन हमें जिन्वू का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अपने सोल्जर्स को बोलता है कि तुम ना बाकी लोगों को टपकाओ, मैं जरा इस बॉस किंग को टपका के आता हूँ। और जिन्वू ना अपने सोल्जर्स की पावर देखने के बाद ना काफी खुश होता है, क्योंकि पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो गए थे एक तरह से। जिन्वू भी नोटिस करता है कि जो मोटा गेंडा है ना, ये अभी तक उठा नहीं है, लेकिन तभी अचानक से वो उठता है और उसकी आर्मी पे ना काफी तगड़ा वाला अटैक कर देता है, मतलब कि जिन्वू की आर्मी के ऊपर। और इंग्लिश भी उसके सामने ना काफी ज्यादा कमजोर पड़ रहा था एक तरह से, मैं आपको बता दूं। और इसके बाद जिन्वू भी ना एक काफी जोरदार पंच उसको मारता है और वो ना काफी दूर जाके गिरता है। और वो मॉन्स्टर भी ना अपनी काफी ज्यादा पावर को बढ़ाता है और इसके बाद सीधा जिन्वू की तरफ अटैक करने के लिए जाता है। और जिन्वू भी ना उसके अटैक से बचने के लिए ना आयरन की शील्ड मांग लेती है। और वो मॉन्स्टर ना जिन्वू के ऊपर लगातार अटैक करते रहता है। और जिन्वू तभी मौका मिलने के बाद ना उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर ना जिन्वू के मूव को एक तरह से रीड कर रहा था और वो ना पलटवार करने वाला था, लेकिन जिन्वू कैसे भी करके बच जाता है। और इसके बाद तभी जिन्वू ना एक टूटी बिल्डिंग को देखता है जो कि टूटा होता है, और इसके बाद ना उस तरफ भागने लगता है और वो मॉन्स्टर भी उसके पीछे होता है। और इसके बाद वो सीधा बिल्डिंग के ऊपर जंप करता है और वो बिल्डिंग भी ना अब इसके बाद नीचे गिरने लगता है। और इसी का फायदा उठा के ना जिन्वू अपनी डैगर की मदद से उसके गर्दन पे अटैक करता है और फाइनली उस मॉन्स्टर को वहाँ पे हरा देता है। और इसके बाद डोंगसुक ना उसी बंदे के पास आ चुका होता है और डोंगसुक बोलता है कि अच्छा आजकल के बीस्ट इंसानी रूप भी लेने लगे हैं। और वो बंदा बोलता है कि तुम चाहो तो मेरा मेडिकल टेस्ट भी ले सकते हो और मैं इंसान ही हूँ। और डोंगसुक बोलता है कि पता नहीं कहाँ ही मुझे फंसा दिया है। और इसके बाद तभी वो बंदा बोलता है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, तुम मुझे ये बताओ कि इंसानों को बीस्ट और गेट के बारे में कितना कुछ पता है। और डोंगसुक बोलता है कि तुम क्या कहना चाहते हो कि तुम्हें हमसे ज्यादा पता है इस चीज के बारे में। और वो बंदा बताने लगता है कि हाँ मुझे पता है तुमसे ज्यादा। और वो बंदा बोलता है कि हाँ ये बस शुरुआत है और कोई जाग चुका है और वो तुम्हारी दुनिया को ना पूरी तरीके से खत्म करके रख देगा। और डोंगसुक बोलता है कि कौन हमारी दुनिया को तबाह करेगा, और तुम्हें पता है ना कि यहाँ पे कितने सारे हंटर्स हैं। और वो बंदा बोलता है कि चाहे तुम कितने भी हंटर ले आओ, उन सभी के आगे बिल्कुल भी नहीं टिकने वाले। और साथ ही मैं तुम्हें नहीं बताने वाला कि आखिरकार वो कौन है। और सच बताओ तो तुम भी मुझे काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे हो, तो तुम थोड़ा समझ जाओ मेरी बातों को। और इसके बाद डोंगसुक उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि अच्छा तुम बीस्ट, तुमने शादी भी की थी और आखिरकार तुम्हारे बच्चे भी है, और बता सकते हो तुम्हारे बच्चे का क्या नाम है। और तभी वो ना अपने बेटे का नाम बताता है और उसके बेटे का नाम होता है सांग जिंग वू। और ये सुनने के बाद ना डोंगसुक काफी अजीब से स्माइल करता है और इलवन बोलता है कि आखिरकार तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो, मुझे बताओ। और डोंगसुक बोलता है कि सवाल पूछने का हक सिर्फ मुझे है, तुम्हें बस जवाब देने का हक है। और इसके बाद इलवन बोलता है कि मैं तुझे इतना गंदा मारूंगा ना कि तू अपने आप ही सब कुछ उगल देगा। और तभी डोंगसुक बोलता है कि तू ना अपने बेटे से जाके पूछ लियो, क्योंकि वो मारा जा चुका है और मैं भी तुझे उसी के पास भेजने वाला हूँ। और इसके बाद अगेन हमें डंजन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जिंगो की शैडो आर्मी ना अगेन एक आर्मी के साथ लड़ रही थी और ये ना स्केलेटन किंग की आर्मी होती है। और स्केलेटन किंग को भी ना जिंगो काफी आसानी से हरा देता है। और इसके बाद हमें यूएसए का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ना बिल्डिंग्स में ना आग लग चुकी थी काफी गंदी वाली।
और वहाँ पे ना फायर फाइटर्स ना आग बुझा रहे होते हैं और लोग बात कर रहे थे कि जब भी एस रैंक हंटर एक दूसरे के साथ लड़ते हैं ना तो उसके आसपास का एरिया ना बहुत गंदी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और हमें ना वहाँ पे डोंगसुक भी दिखाया जाता है जिसकी ना काफी गंदी वाली हालत होती है, मतलब कि काफी गंदी तरीके से पिटा था वो बंदा। और इसके बाद अगेन हमें जिन्वो का सीन दिखाया जाता है, उसका खाना खत्म हो चुका था एक तरह से और वो ना 75 फ्लोर पे आ चुका था, बट उसके पास अभी ज्यादा टाइम नहीं बचा। उसके पास एक ईयर रिंग होता है जो कि उसको 50वें फ्लोर पे मिला था और साथ ही उसको नेकलेस मिला था अभी यही स्केलेटन किंग को हराने के बाद। और ये दोनों ही चीज ना काफी ज्यादा पावरफुल आइटम होते हैं और एक आइटम की और जरूरत थी और इससे जिन्वो इमेजिन करता है कि शायद एक बीस्ट और होगा यहाँ पे जिसको उसको हराना होगा। और उसको ना एक ऑर्क भी मिलता है और ये ऑर्क ना किसी मैजिक यूजर की पावर को ना 2 गुना बढ़ा देने वाली थी और ये वैसे जिंगो के तो किसी भी काम नहीं आने वाला था एक तरह से देखा जाए तो। और इसके बाद जिंगो ना कर्स रैंडम लूट बॉक्स लेता है और ये ना वो शॉप से खरीदता है, उसको फ्री में एक आइटम शॉप से मिलने वाला था, ये उसकी तौर पे लेता है। और जब उसको ओपन करता है ना तो उसके अंदर एक की निकलती है और उसका ना कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया था वहाँ पे। और जिंगो को ना एक और चीज पता लगता है कि अगर उसको एलिक्सर ऑफ लाइफ बनाना है तो उसके लिए उसको 3 आइटम की जरूरत थी और उसको पहले 2 आइटम तो मिल चुके थे पहले 2 बॉस को हराने के बाद, और तीसरे बॉस को हराने के बाद उसको तीसरा आइटम मिलने वाला था। और इस चीज की मदद से ना जिंगो ना किसी की भी बीमारी को ना ठीक कर सकता था, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी हो। और जिंगो ना कुछ टाइम बाद ना अगेन यहाँ पे आने की सोचता है। इसके बाद जिंगो ना डेंजन से बाहर निकलता है और वो ना सबसे पहले ना अपने रैंक को अपग्रेड करवाने की सोचता है ताकि वो काफी अच्छे खासे पैसे कमा सके, क्योंकि उसको तैयारी करनी थी डीमन कैसल में अगेन जाने के लिए। और इसके बाद जिंगो ना अपने रैंक को अपग्रेड करवाने के लिए ना हंटर एसोसिएशन जाता है और वहाँ पे ना काफी सारे बंदे भी होते हैं जो कि ना अपने गिल में रिक्रूट किया करते हैं बंदों को। और व्हाइट टाइगर गिल का जो रिक्रूटिंग मेंबर था ना वो जिंगो को वहाँ पे देख लेता है और इसके बारे में ना तुरंत वो बाक यूनहो को बता देता है। और ये सुन के ना बाक यूनहो भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि किसी भी तरीके से ना जिंगो को उसको अपने गिल में लाना था। और इसके बाद जिंगो ना ब्लैक सर्कल के ऊपर अपना हाथ रखता है और मशीन होता है ना उसमें तो एरर आने लगता है और उस लड़की को ना कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये क्यों हो रहा है। और तभी चेयरमैन वहाँ पे आता है और चेयरमैन ये देख के ना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है एरर देखने के बाद, और वो समझाने लगता है कि मशीन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये मशीन ऐसी हरकतें तब करता है जब कोई इस मशीन से भी ज्यादा पावरफुल हंटर यहाँ पे आ जाए। इसका मतलब ये है कि जिन्वो कोरिया का 10वां एस रैंक हंटर बनने वाला है। और इसके बाद हमें चॉय और चिंचुल दिखाए जाते हैं जो कि जेजू आइलैंड के चींटियों के बारे में बात कर रहे थे और हंटर एसोसिएशन ना उस चींटी के ऊपर ना थोड़ा रिसर्च कर रही थी ताकि ना वो अपने आप को पूरी तरीके से रेडी कर सके उनके खिलाफ लड़ने के लिए। और इसके बाद चॉय ना चिंचुल से ना रेड गेट के बारे में पूछना चाहता था और वो ना वो चीज जानना चाहता था कि आखिरकार उस गेट के अंदर के बॉस को हराया किसने था, बट चिंचुल ना ये बात किसी को भी नहीं बताना चाहता था फिलहाल के लिए, तो उसको पता था बट उसके बाद भी। और हंटर एसोसिएशन के अंदर ना ये बात काफी तेजी से फैल गई थी कि जिन्वो ना एक एस रैंक का हंटर बन चुका है। और इसके बाद हंटर एसोसिएशन का जो चेयरमैन होता है ना वो बोलता है कि तुम्हें ना 3 दिन बाद दोबारा यहाँ पे आना होगा अपना रीटेस्ट देने के लिए, क्योंकि ये मानामीटर ना एस रैंक को नापने के लिए था ही नहीं और वैसे भी ना अब मापने की ना जरूरत भी नहीं है क्योंकि इस माना के अंदर एरर दिखा गया ना, इसका मतलब जिन्वो एक एस रैंक हंटर ही है, बट थोड़ा फॉर्मेलिटी के लिए ना ये काम करना पड़ता है। और इसके बाद तभी ना वहाँ पे चॉय भी आ जाता है और चॉय को देखने के बाद ना काफी लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और चॉय जो होता है वो जिन्वो की पावर देखने के बाद हैरान हो जाता है और उसको पता चल जाता है कि यही एस रैंक हंटर है और वो ना जिन्वो को ना अपने गिल में ज्वाइन होने के लिए बोलता है, बट जिन्वो ना उसको काफी गंदी तरीके से इग्नोर करके ना वहाँ से चला जाता है। और चॉय को तो समझ में नहीं आता कि भाई मुझे कौन इग्नोर कर दिया यहाँ पे। और देखा जाए तो ये काफी हैरान करने वाली बात भी थी क्योंकि चॉय एक एस रैंक का हंटर है और उसके आगे पीछे करने के लिए या फिर उसके गिल में जाने के लिए ना बंदे एक तरह से तरसते हैं, बट यहाँ तो जिन्वो ने उसको इग्नोर करके चला गया। और चॉय तब और भी ज्यादा हैरान हो जाता है जब बाकी उन्होंने जिन्वो के लिए वहाँ पे आया होता है, वो भी काफी फुर्ती में भागते हुए काफी थका हुआ था बाकी उन्हों। और इसके बाद ना चॉय को भी समझ में आ जाता है कि भाई जिन्वो कोई छोटा मोटा बंदा नहीं है, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिलहाल के लिए तो। और ये भी समझ जाता है कि उसी बंदे ने रेड गेट को भी क्लियर किया था और बाकी उन्होंने वहाँ पे जिन्वो से मिलने के लिए तो आया था, बट तब तक में तो जिन्वो जा चुका था वहाँ से। और इसके बाद जिन्वो ना हमें हॉस्पिटल में दिखाया जाता है अपनी मदर के पास और तभी चिंचुल ना वहाँ पे जिन्वो से मिलने के लिए आया था और वो बताता है कि मेरा काम ना हंटर्स के ऊपर नजर रखने का है और ये मैं इसलिए करता हूँ ताकि कोई भी लॉ को ब्रेक ना करे। और जब कोई एस रैंक हंटर यहाँ पे आ जाता है ना तो उसको हंटर एसोसिएशन बिना हैंडल नहीं कर सकती है क्योंकि यार उनका लेवल ना थोड़ा ज्यादा ही होता है, मतलब कि कुछ ज्यादा ही पावरफुल होते हैं एस रैंक हंटर। और हंटर एसोसिएशन का ना चेयरमैन भी वहाँ पे जिन्वो से मिलने के लिए आया था और वो बताता है कि तुम ना एक एस रैंक हंटर बन चुके हो और साथ ही 3 दिन का समय इसलिए दिया गया था ताकि तुम्हें हम अपनी गिल में रिक्रूट कर सके, मतलब कि हंटर एसोसिएशन में, क्योंकि काफी सारे हंटर पावर के चक्कर में और पैसे के चक्कर में बड़ी बड़ी गिल को ज्वाइन कर लेते हैं और इस कारण हंटर एसोसिएशन में कोई भी हंटर नहीं आना चाहता। और तभी चेयरमैन बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम हंटर एसोसिएशन गिल को ज्वाइन करो और मैं तुम्हें काफी बढ़िया पोस्ट दूंगा। और जिन्वो को समझ में नहीं आता कि आखिरकार चेयरमैन उसको अपनी टीम में ज्वाइन क्यों करवाना चाहते हैं। और इसके बाद चेयरमैन बताने लगता है कि इस पूरी कंट्री को ना एक तरह से हंटर
हंटर ही होल्ड करते हैं, क्योंकि वो मैजिकल बीस्ट से लोगों को बचाते हैं। और साथ ही इस टाइम पे 5 काफी ज्यादा पावरफुल गिल्स है और उन सभी के बीच में ना काफी अच्छा वाला बैलेंस बना हुआ है। बट तुम किसी भी गिल को ज्वाइन करते हो ना तो वो गिल एकदम टॉप पे पहुंच जाएगा और उसका बैलेंस एकदम खराब हो जाएगा। इसलिए वो लोग चाहते थे कि जिन्वू ना उनको ज्वाइन कर ले, ताकि वो सभी हंटर्स के ऊपर ना एक तरह से कंट्रोल पा सके। और इस ऑफर को ना जिन्वू भी यहाँ पे थोड़ा सोचने लगता है, क्योंकि जिन्वू को भी पता था कि चेयरमैन जो है काफी ज्यादा पावरफुल है। और आपको मैं इतना बता दूं कि कोरिया का एस रैंक हंटर, सबसे पहला एस रैंक हंटर ना चेयरमैन ही थे। और जिन्वू को ना ये तक फील हो रहा था कि शायद अभी वो प्रेसिडेंट के साथ लड़ाई करेगा ना तो शायद हमारा ड्रॉ हो जाएगा या फिर मैं हार भी सकता हूँ, क्योंकि चेयरमैन उससे पावरफुल थे हर एक तरह से फिलहाल के लिए। और भाई प्रेसिडेंट को देखने के बाद ना एक चीज तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा कि चलो भाई इसको पोस्ट खैरात में तो नहीं मिली या फिर धोखाधड़ी करके तो नहीं लिया, भाई हक से लिया उसने पोस्ट। और जिन्वू ना ऑफर के लिए मना कर देता है और चेयरमैन को भी समझ में आ जाता है कि जिन्वू बिना पैसों के पीछे भागने वाला एक हंटर है। बट तभी चेयरमैन को पता चलता है कि जिन्वू को ना डंजन के अंदर रहना और साथ ही मैजिकल बीस्ट के साथ लड़ना ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। ये सुनने के बाद ना उनका हार्ट बीट ना काफी ज्यादा फास्ट हो जाता है, क्योंकि काफी टाइम बाद चेयरमैन ने किसी ऐसे बंदे को देखा था जो कि पैसे के पीछे नहीं भाग रहा था, बल्कि मैजिकल बीस्ट को मारने के पीछे और साथ ही दुनिया को बचाने के पीछे जा रहा था। और चेयरमैन सोचने लगता है कि काश मेरी उम्र कम होती और साथ ही मैं जिन्वू के साथ डंजन के अंदर जा पाता। और जिन्वू ने हंटर एसोसिएशन नहीं ज्वाइन किया था, इसका ना हमें एक और रीजन पता चलता है, क्योंकि हंटर एसोसिएशन के अंदर ना केवल डी और ई रैंक के डंजन आते हैं और इसके अंदर जिन्वू का लेवल तो बिल्कुल भी अप नहीं होने वाला था, ये तो आपको पता है। और उसको अपनी मदर को ठीक भी करना था, इस कारण ना वो पावरफुल डंजन में जाना चाहता था। और इसके बाद ना हमें डोंगसुक की हालत भी दिखाई जाती है और उसकी ना काफी सारी हड्डियां टूटी हुई होती है। और उसने ना हंटर एसोसिएशन, यूएसए के हंटर एसोसिएशन के डायरेक्टर को ना काफी सारी गलत इन्फॉर्मेशन दी थी और उनको ना अभी तक लग रहा था कि वो ना मैजिकल बीस्ट है। और वो ना काफी ज्यादा डरे हुए भी होते एक तरह से, क्योंकि जब यार वो बंदा डोंगसुक को इतनी आसानी से पीट सकता है तो ये लोग कौन है उनके आगे। और जिन्वू के फादर ने ना डोंगसुक को ना उसकी फैमिली से ना दूर रहने के लिए बोला था, लेकिन डोंगसुक ना काफी ज्यादा गुस्से में होता है और बोलता है कि जैसे मैं ठीक हो जाता हूँ ना उसके बाद मैं सभी को मार दूंगा। और डोंगसुक ना मैजिकल आइटम्स की मदद से ना जिन्वू के फादर को हराना चाहता था और इन चीजों को खरीदने के लिए ना ऑनलाइन ऑक्शन करना पड़ता है। और सच बताओ तो ये चीजें ना काफी ज्यादा महंगी होती है। और जिन्वू को भी ना डीमन कैसल में जाना था, इस कारण ना वो भी कुछ नए औजार देख रहा होता है। बट वो सारी चीजें इतनी ज्यादा महंगी थी ना कि जिन्वू के पास इतने सारे पैसे होने के बाद भी वो पैसे कम पड़ जाते हैं एक तरह से। और वो ना मैजिकल क्रिस्टल को बेचने की सोचता है, बट यहाँ पे भी काफी बड़ी प्रॉब्लम है, वही क्रिस्टल जिससे वो मैजिकल पावर को दोगुना कर सकता है। प्रॉब्लम ये है कि जिन्वू एक ई रैंक हंटर है और कोई भी एक ई रैंक हंटर की बातों पे कैसे ही भरोसा कर लेगा। और साथ ही वो ये भी नहीं कह सकता कि उसको ना ये काफी पावरफुल डंजन के अंदर मिला था, क्योंकि अभी तक उसका लेवल भी काफी ज्यादा कम था और उसको अपने लेवल को भी अपग्रेड करवाना था और उसका में 3 दिन का टाइम लगने वाला था। और तभी जिन्वू को पता लगता है कि एक ए रैंक हंटर में ना बंदों की जरूरत पड़ रही थी और उसमें ना ई रैंक हंटर को भी रिक्रूट कर ले रहे थे एज अ माइनिंग के तौर पे। और प्रेसिडेंट गो ना जिन्वू की इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे थे। और जैसे प्रेसिडेंट गो को पता लगता है ना कि जिन्वू चॉय के साथ डंजन के अंदर जा रहा है, मतलब कि उनके गिल के साथ, और ये सुनकर प्रेसिडेंट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और उनको लगता है कि अगेन जिन्वू पैसों के पीछे बिक गया। और जैसे चेयरमैन को पता लगता है कि जिन्वू ना माइनिंग टीम के तौर पे गया है तो उनको समझ में नहीं आता कि आखिरकार जिन्वू करना क्या चाहता है। और हमें ये भी बताया जाता है जब हाई लेवल डंजन को क्लियर किया जाता है तो वहाँ पे ना 3 टीम बनकर काम किया जाता है, जहाँ पे स्ट्राइक स्क्वाड अलग होती है जो कि मॉन्स्टर को मारने का काम करती है, और जो माइनिंग टीम होती है ना वो मैजिकल क्रिस्टल को इकट्ठा करती है, और साथ ही एक टीम होती है ना जो कि बीस्ट की बॉडी को ना बाहर निकालती है। और इससे ना काफी काम आसान भी हो जाता है और काफी ज्यादा पैसा भी कमाया जा सकता है। और तभी हमें चॉय दिखाया जाता है जो कि ना एक चुटकी बजाता है और उसका फायर ब्लास्ट के जरिए ना वहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर होते हैं ना सभी एक ही बार में खत्म हो जाते हैं। बट उन्होंने ना वहाँ पे बॉस को नहीं मारा था, पहले ना वो सारे मैजिकल क्रिस्टल को इकट्ठा करते हैं और उसके बाद वो लोग बॉस को मारते, क्योंकि अगर बॉस को पहले मार देंगे ना तभी डंजन बंद हो जाता है और इस कारण उनका प्रॉफिट तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। और इसके बाद वहाँ पे सभी लोग ना चा को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी और काफी लोग हैरान भी होते हैं। और साथ ही जिन्वू उसके ऑरा को देख रहा था और सोच रहा था कि सच में ये काफी ज्यादा पावरफुल है। और ये मैं आपको बता दूं, चा जो है ना वो 9वीं एस रैंक हंटर है और हमारा जिन्वू भैया 10वें एस रैंक हंटर है। और तभी चा को ना बाहर काफी पावर का एहसास होता है और उसको लगता है कि प्रेसिडेंट गो यहाँ पे आए हैं, बट वहाँ पे कोई भी नहीं होता। और वो जो ऑरा का एहसास होता है ना वो जिन्वू का ही ऑरा था एक तरह से, मैं आपको बता दूं। और इसके बाद माइनिंग टीम ना अंदर चली जाती है और जिन्वू को तो बॉस को देखना था, मतलब कि देखना था कि आखिरकार ए रैंक डंजन का बॉस कैसा होता है। और सभी लोग ना जिन्वू का पे मजाक भी उड़ा रहे थे, वो एक ई रैंक हंटर था इस कारण। और जिन्वू सोचता है कि माइनिंग में भी ई रैंक हंटर को काफी ज्यादा परेशान किया जाता है और एक बंदा तो जिन्वू के ऊपर एड दिखा रहा था, लेकिन जैसे जिन्वू अपनी आंख दिखाता है ना उस बंदे को वो डर के एकदम साइड हो जाता है। और जब जिन्वू माइनिंग करना स्टार्ट करता है ना वो देख के ना वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि भाई वो काफी स्पीड में काम कर रहा था। और जो लीडर होते हैं ना माइनिंग टीम के लीडर, वो तो बोलते हैं कि शायद जिन्वू का जन्म ना इसी काम के लिए हुआ है। और इसके बाद ना सभी लोग लंच करने के लिए जाते हैं और जिन्वू के पास काफी बढ़िया मौका था और वो ना बॉस को देखने के लिए ना आगे जाने
जाने लगता है और जिंगवू ने बॉस की ताकत को देखने के लिए गया था, लेकिन उसकी ताकत का एहसास होने के बाद वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और तभी अपना डैगर निकालता है। लेकिन तभी वहाँ पे चा आ जाती है और चा बोलती है कि आखिरकार तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो, और जिन्वू काफी ज्यादा घबरा जाता है और अपना डैगर ना छिपा देता है। लेकिन चा को ना फील हो जाता है कि जिन्वू ने ना वहाँ पे अपना डैगर छिपाया है और आखिरकार ये कर कैसे सकता है। और जिन्वू ना इतना ज्यादा पावरफुल हो गया था, लेकिन उसके बाद भी उसको पता ही नहीं चला कि कब चा उसके पीछे आ गई। और चा इसके बाद जिन्वू को माइनिंग टीम के पास जाने के लिए बोलती है ताकि डंजन बॉस ना ज्यादा नुकसान ना पहुंचा सके। और जिन्वू जाता है ना, तभी चा को ना काफी बढ़िया वाली स्मेल आती है जिन्वू में से, बट उसको ना अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि किसी हंटर में से इतनी बढ़िया वाली स्मेल आ सकती है। और जब वो जिन्वू का रैंक देखती है जो कि ई रैंक हंटर होता है, तो सोचती है कि शायद जिन्वू का रैंक ना काफी ज्यादा कम है, इस कारण उसमें से इतनी अच्छी स्मेल आ रही है, या फिर गंदी स्मेल नहीं आ रही है कह सकते हो। और माइनिंग टीम को पता लगता है ना कि जिन्वू ने चा से बात की, तो सभी लोग ना उसका काफी ज्यादा तारीफ करते हैं, थोड़ा मजाक मस्ती करने लगते हैं और वो बताते हैं कि चा ना कभी भी रेस्ट नहीं करती और जब तक बॉस को नहीं मारा जाता ना वो वहीं पे रहती है। और तभी जिन्वू को ना एक और बात पता लगती है कि चा को ना बाकी हंटरों की स्मेल ना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती, इस कारण ना वो अपने नाक पे ना रुमाल रखती है। और जिन्वू सोचने लगता है कि बट चा ने मेरे टाइम पे तो रुमाल हटा दिया था, और वो सोचता है कि शायद उसमें से हंटर वाली स्मेल आती ना हो। और इसके बारे में बारूका ने भी तो बताया था, मतलब कि वही आई सेल्फ ने, और शायद इन सभी के पीछे सिस्टम का हाथ हो सकता है। और इसके बाद माइनिंग टीम का जो लीडर होता है वो जिन्वू की काफी ज्यादा तारीफ करता है और जिन्वू को ना अपने साथ काम करने के लिए बोलता है, बट जिन्वू ना मना कर देता है और बोलता है कि मेरे को कुछ और काम है। और इसके बाद माइनिंग टीम का जो बॉस होता है ना, वो एक और दिन जिन्वू को काम करने के लिए बोलता है साथ में, क्योंकि अगले दिन भी ए रैंक डंजन के अंदर जाना था और काफी ज्यादा थकान का काम है ये एक तरह से। और वो ना डबल सैलरी का भी ऑफर करता है जिन्वू को, और जिन्वू भी सोचता है कि अभी 2 दिन बचे हैं उसको एस रैंक का हंटर बनने में। और वो ये भी सोचता है कि साथ ही हंटर गिल ना एक साथ काफी सारे डंजन को क्लियर करते हैं। और तभी जिन्वू को पता लगता है कि हंटर गिल के पास ना 2 स्ट्राइक स्क्वाड है, एक तो पहले दिन काम करती है और बाकी दूसरा दूसरे दिन काम करती है। और इसके बाद हमें चा दिखाई जाती है जो कि जिन्वू के बारे में ना इन्फॉर्मेशन निकालना चाहती थी, और तभी उसको पता लगता है कि चॉय ने भी उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकाला है और साथ ही उसके इन्फॉर्मेशन ना सीक्रेट रखने की भी कोशिश करी जा रही है। और ये सारी बातें सुनकर ना चा काफी ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि चा के अकॉर्डिंग तो जिन्वू ई रैंक हंटर है और किसी की आइडेंटिटी को तब हाइड किया जाता है जब वो एक टॉप रैंक का हंटर हो, मतलब कि एस रैंक का। और चा ये भी सोच रही होती है कि वो पहली बार किसी ऐसे पर्सन से मिली है जिसमें इतनी अच्छी स्मेल आ रही थी। और इसके बाद जिन्वू अगले दिन फिर से जाता है माइनिंग टीम के पास, और जब जिन्वू उनको देखता है ना, तो उसको ना अपने पुरानी टीम की याद आ जाती है और वो काफी ज्यादा स्माइल भी करता है। और इसके अगले सीन में अगेन जिन्वू काम करने लगता है और उसका काम देखने के बाद ना उसका बॉस भी काफी ज्यादा खुश होता है और उनका काम ना टाइम से काफी जल्दी हो गया था और अगली रेड के लिए ना वो लोग वेट करने लगते हैं इसके बाद। और माइनिंग टीम का कैप्टन ना फिर से जिन्वू को ऑफर देता है और इस बार बोलता है कि मैं तुम्हारी सैलरी ना 5 गुना बढ़ा दूंगा। और तभी सेकंड स्ट्राइक स्क्वाड का कैप्टन वहाँ पे आता है जिसका नाम कीहून होता है, और वो ना एक पॉटर की मदद मांग रहा था, क्योंकि जो उसका पॉटर था ना वो आज नहीं आ पाया था और बैग उठाने के लिए किसी ना किसी बंदे की तो जरूरत पड़ती है ना। बट वहाँ पे ना कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि अंदर काफी ज्यादा खतरा होता है यार एक तरह से देखा जाए तो। लेकिन जिन्वू ना अंदर जाने के लिए एकदम रेडी हो जाता है, बट उसके साथी जो होते हैं ना वो ना ऐसा करने से मना करते हैं जिन्वू को और अपना हाथ नीचे करने के लिए बोलते हैं। और जिन्वू को पता लगता है कि कीहून एक ई रैंक हंटर है, उसके बाद भी ना वो अपने साथ उसको ले जाने के लिए रेडी हो जाता है। और गेट के पास जाने के बाद ना बताने लगता है कि इस डेंजन में ना कल से कम माना है, तो ये गेट ना उतना ज्यादा खतरनाक भी नहीं है एक तरह से, और हम इस डेंजन को काफी जल्दी क्लियर करके बाहर आ भी जाएंगे। और तभी जिन्वू नोटिस करता है कि उस टीम के अंदर ना 6 ए रैंक हंटर थे और साथ ही 3 बी रैंक हंटर थे। और जिन्वू को भी पता चल जाता है कि ये डेंजन ना उतना ज्यादा पावरफुल नहीं है, बट फिर भी ना उसको थोड़ा अजीब सा फील हो रहा था जैसे उसको रेड गेट के टाइम पे फील हो रहा था। और तभी एक लड़की बोलती है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, हम सभी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी ना अचानक से उनको ना मॉन्स्टर के वहाँ पे आने का एहसास होता है और सभी लोग ना अपने फॉर्मेशन में आ जाते हैं। और ये चीज देखना जिन्वू काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि यहाँ पे किसी ने ऑर्डर नहीं दिया, बल्कि सभी लोग ना अपने आप ही एकदम रेडी हो गए लड़ाई करने के लिए। और इसके बाद उनके ऊपर डॉग मॉन्स्टर अटैक करता है, जिनको ना ये लोग काफी आसानी से निपटा देते हैं। और उनको ना ये चीज समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये मॉन्स्टर ए रैंक डेंजन में कैसे है, क्योंकि सी रैंक या फिर डी रैंक डेंजन में पाए जाते हैं और ए रैंक डेंजन में ना इनका सर्वाइव करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है एक तरह से। और जिन्वू तभी नोटिस करता है कि उस मॉन्स्टर के गर्दन पे ना एक पट्टा बंधा हुआ था और वो बोलता है कि शायद ये मॉन्स्टर को एज अ पेट की तरह रखा जा रहा था इसके अंदर। और इसके बाद ना तभी उनके सामने ना काफी ज्यादा ऑर्क मॉन्स्टर आ जाता है। और ये देख के जिन्वू जो सोच रहा था ना वो सोचता है कि भाई मैं सही सोच रहा था, अंदर खतरा तो काफी ज्यादा है। और इसके बाद ना वो ऑर्क सीधा हंटर गिल के टीम के ऊपर ना अटैक कर देते हैं और दोनों के बीच में ना लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। बट ऑर्क ना काफी ज्यादा पावरफुल थे, वो एक तरफा डोमिनेट कर रहे थे और वो जो भी पैतरा अपना रहे थे ना सभी पैतरा काफी गंदी तरीके से फेल होते जाता। और कीहून भी सोचता है कि शायद वो यहीं पे मर जाएंगे और अगर वो लोग इसी तरीके से लड़ते रहे ना तो काफी जल्दी मारे जाएंगे। और तभी एक ऑर्क ना एक हंटर का ना हाथ भी काट देती है और दूसरी हीलर आके ना उसके हाथ को ठीक करने लगती है, ठीक कर देती है एक तरह से। और तभी एक ऑर्क ना उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है और वो लड़की तो सोच ली थी कि अब उसका पत्ता कट हो चुका है यहाँ पे। और इसके बाद तभी वहाँ पे जिन्वू आ जाता है और वो ना अपने
अपने रूलर हैंड की मदद से ना उस ऑर्क का गर्दन पकड़ लेता है और उसका गर्दन ही तोड़ देता है। और इसके बाद जिन्वो ना इनविजिबल हो जाता है और वो ना सभी ऑर्क के ना छोटे छोटे कट्स लगाने लगता है। और जिन्वो के डैगर में ना पॉइजन था, इस कारण ना सारे ऑर्क ना काफी ज्यादा कमजोर होते जा रहे थे इस कारण। और इसके बाद हंटर गिल ना काफी आसानी से ना सारे मॉन्स्टर को मारने लगते हैं। और कीहून को ना ये चीज काफी ज्यादा अजीब लगता है कि अभी तो ये डोमिनेट कर रहे थे बट अचानक से कैसे हार गए। और वो सोचता है कि शायद कोई हमारी मदद कर रहा है यहाँ पे। और तभी एक लड़की ना वहाँ पे नोटिस कर लेती है कि जिन्वो ना इनविजिबल होके ना हमारी मदद कर रहा है, उसको पता चल जाता है सब कुछ, बट वो ना किसी को बताती नहीं है कि आखिरकार जिन्वो ने ये किया है। और पूरी टीम ना वहाँ पे काफी ज्यादा डर चुकी थी और कीहून भी ना अब वापस जाने का फैसला ले लेता है। और इसके बाद वो सभी लोग बाहर जा रहे थे, लेकिन लिटरली भाई तभी उस गेट के ऊपर ना हमें बैरियर देखने को मिलता है, जिस कारण कोई भी बाहर नहीं जा सकता था। और इसके बाद कुछ मेंबर ना उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करते हैं, बट तभी उनको पता लगता है कि इस बैरियर के ऊपर कर्स लगा हुआ है। और इसके बाद उनके आंख, मुंह, नाक हर जगह से ब्लड निकलने लगता है। और तभी ना उनको काफी ज्यादा पावर होने की एहसास होती है, मतलब कि सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। और तभी वहाँ पे ना काफी सारे ऑर्क आ जाते हैं। और कीहून ने तो सोच लिया था कि भाई अब इनका खेल तो यहाँ पे पक्का खत्म है, क्योंकि ये तो बिल्कुल भी नहीं जीत सकते इतने सारे ऑर्क से। और इसके बाद तभी एक ऑर्क ना कीहून के पास आता है और काफी तेज चिल्लाता है। और लिटरली इसके बाद ना वो बोलने लगता है, क्योंकि उसका जो बॉस था ना वो उसके ऊपर मैजिक कर रखा था, उसके ऊपर कंट्रोल पा रखा था। और बॉस बोलता है कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम यहीं पे मारे जाओ मेरे सोल्जर्स के हाथों, या फिर मेरे पास आके मेरे से भीख मांगो। और इसके बाद कीहून ना बॉस से मिलने के लिए मान जाता है और जिन्वो को ना कुछ बताने लगता है। और वो बताता है कि हम वहाँ पे जाने के बाद ना सीधा बॉस के ऊपर अटैक कर देंगे, इस कारण बैरियर काफी ज्यादा कमजोर हो जाएगा और तुम ना सीधा बाहर चले जाना और बाहर से हमारे लिए मदद लेके आ जाना। और जिन्वो बोलता है कि भाई तुझे सच में यहाँ पे मरना है क्या? और कीहून बोलता है कि हमारा मिशन है यहाँ से जिंदा बाहर निकलना नहीं है, बल्कि इन सभी गेट्स को क्लोज करना हमारा मिशन है। तो हम ना अपनी मिशन को कंप्लीट करने के लिए ना कुछ भी कर सकते हैं। और तभी एक लड़की ना अपनी डायरी ना जिन्वो को दे देती है और बोलती है कि ये तुम ना मेरी फैमिली को दे देना। और इसके बाद जिन्वो को ना अपने डबल डेंजन की बातें याद आने लगती है, बट सोचता है कि यहाँ के लोग ना काफी ज्यादा डिफरेंट है, इतना खतरा होने के बाद भी ये सभी लोग एक साथ है। और चाबी जिन्वो को ढूंढते हुए वहाँ पे आती है और उसको पता लगता है कि जिन्वो ना डेंजन के अंदर गया है। और इसके बाद फाइनली हंटर गिल के टीम ना कार कालगन के पास पहुंच जाते हैं और ये बॉस होता है इस डेंजन का। और ये जो मॉन्स्टर है ना ये भी काफी ज्यादा पावरफुल है। कालकन को देखने के बाद ना कीहून को इतना तो पता चल गया था कि भाई वो उसके बराबर कहीं भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ना वो अपने दिमाग में सोचने लगता है कि आखिरकार वो कैसे कालकन को हरा सकता है। और इसके बाद कालकन ना काफी गुस्से वाली नजरों से उनकी तरफ देखता है और बोलता है कि इंसान हो क्या, तुम्हें मुझे देख के डर लग रहा है। और इसके बाद वो काफी पावरफुल ऑरा रिलीज करता है और वो ऑरा फील करने के बाद ना सभी लोग वहाँ पे कपा जाते हैं भाई, एकदम पैरालाइज से हो जाते हैं वहाँ पे। लेकिन तभी भी ना कीहून पूछता है कि भाई आखिरकार तू हमें यहाँ पे क्यों लेके आया है? और कालकन बोलता है कि बस हमें एंटरटेन होना है, मैं तुझे तड़पते हुए देखना चाहता हूँ और इससे मेरे सोल्जर्स काफी ज्यादा एंटरटेन होंगे और साथ ही मैं भी। और ये सुन के ना कीहून को ना वहाँ पे काफी ज्यादा बेकार लगता है और इसके बाद वो ना सीधा बॉस की तरफ बढ़ने लगता है, मतलब कि उसके ऊपर अटैक करने के लिए, और अपने सोल्जर्स को भी ऑर्डर देता है। बट वो ना तभी पीछे मुड़ के देखता है, लिटरली भाई उसके सारे सोल्जर्स ना एकदम फ्रीज हो रखे थे, उसके टीम मेंबर्स कोई भी आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था डर के मारे। लेकिन उसके बाद भी ना कीहून हार बिल्कुल भी नहीं मारता और वो ना अकेले ही जाता है बॉस के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन तभी कालकन ना अपनी शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है और कीहून ना उस शील्ड का ना कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता और कीहून का अटैक ना एकदम फेल हो जाता है। और इसके बाद कालकन ना अपने ग्रेविटी मैजिक का इस्तेमाल करता है और उसकी मदद से ना कीहून को ऊपर नीचे काफी ज्यादा पटकता है। और लिटरली भाई कीहून का ना सीन खत्म होने वाला था भाई यहाँ पे, मतलब कि अगर एक से दो बार और पटक देता ना कालकन, कीहून वहीं पे टै बोल जाता। और उसके साथी जो होते हैं ना, मतलब कि कीहून के साथी, वो भी ये देख के ना काफी ज्यादा उदास हो रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पे जिन्वो की एंट्री होती है और वो ना सही टाइम पे कीहून को बचा लेता है और कालकन भी ना इस चीज को नोटिस कर लेता है। और इसके बाद जिन्वो ना इजाजत मांगता है कीहून से कि क्या मैं जाके उस बीस्ट से लड़ सकता हूँ। और तभी एक और ना पीछे से जिन्वो के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा था, बट वो ना बिना टच किए, जैसे कालकन अभी कीहून को पीटा था ना वैसे ही पीट देता है उस और को अकेले ही। और कीहून भी काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज हमें बचा लो। और जिन्वो भी अब अपने फॉर्म में आ चुका था इसके बाद। और इसके बाद फाइनली वहाँ पे जिन्वो भी अपनी शैडो आर्मी को समन करता है। और सच बता रहा हूँ, ये बात मैंने ना मांगा वाले टाइम पे भी बोला था कि जब जिन्वो अपने शैडोज को एक्सट्रैक्ट करता है ना, मतलब कि समन करता है, तो उस टाइम पे भाई वो काफी ज्यादा बैडएस लगता है। और इसके बाद हमें डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चिंचुल आया होता है वहाँ पे, और वो भी ना जिन्वो के बारे में पूछता है माइनिंग टीम के लीडर से। और ये बात सुन के ना वही वाला माइनर जो कि जिन्वो को परेशान कर रहा था, वो वहाँ पे आता है चिंचुल के पास और वो ना जिन्वो के बारे में ना उल्टा सीधा बोलने लगता है कि मुझे तो पहले से ही पता था कि वो एक क्रिमिनल है। लेकिन तभी माइनिंग टीम का लीडर बताता है कि एज अ पॉटर के तौर पे ना जिन्वो डेंजन के अंदर
कर गया है। और ये सुनने के बाद ना चिंचुल भी लाइक काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि भाई ये कर क्या रहा है जिन्वो आखिरकार। कभी ये पॉटर बन के जाता है, कभी ये माइनर बन के जाता है, आखिरकार ये करना क्या चाहता है। और जैसे चिंचुल डेंजन के पास जाता है ना भाई, लिटरली वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उस डेंजन का जो माना था ना भाई वो काफी ज्यादा पावरफुल था। और चिंचुल भी सोचता है कि कहीं हंटर टीम ने कोई गलती तो नहीं कर दी ना माना को नापने में। और इसके बाद हमें चा का सीन दिखाया जाता है जो कि डेंजन में ना सभी ऑर्क्स को मरे हुए देख के ना काफी ज्यादा हैरान होती है और सोचती है कि कीहुन की टीम ना इतने ज्यादा पावरफुल ऑर्क को ना इतनी आसानी से नहीं हरा सकती। और उसको ना काफी ज्यादा फिक्र होने लगती है उन सभी की। और इसके बाद हमें जिन्वो का सीन दिखाया जाता है जो कि ना एक मोनार्च डोमेन नाम का स्पेल का इस्तेमाल करता है। और इसकी मदद से ना जिन्वो के जितने भी शेडो थे ना उन सभी की ना पावर 70% से भी ज्यादा बढ़ गई थी। और ये स्किल ना उसको डीमन कैसल के अंदर ही मिला था। और इसके बाद फाइनली हमें ऑर्क आर्मी और शेडो आर्मी के बीच का बैटल देखने को मिलता है जहाँ पे आयरन जो होता है वो तो भाई कमाल का है, वो तो आप सभी को पता ही है। और साथ ही इग्रिस भी काफी ज्यादा कमाल कर रहा होता है। और जिन्वो को तो भूल ही नहीं सकते भाई हम लोग, वो भी स्पीड से एकदम कमाल कर रहा होता है। मतलब कि काफी सारे ऑर्क को ना एक ही मिनट में मारे जा रहा था। और ऐसा फील हो रहा था कि जिन्वो की टीम ना काफी बढ़िया परफॉर्म कर रही है। लेकिन तभी काराकालकन ना एक फायर अटैक का इस्तेमाल करता है और उसकी मदद से जितने भी शैडो आर्मी होती है ना वो सभी अचानक से वहां से गायब हो जाती है, मतलब कि खत्म हो जाती है एक तरह से। काराकालकन भी बोलता है कि इंसान तुम्हें क्या लगा था कि तुम इतनी आसानी से जीत जाओगे। और जिन्वो भी बोलता है कि भाई तू फिक्र मत कर क्योंकि मुझे भी इतना आसान बैटल जीतने में ना मजा नहीं आता। और इसके बाद जिन्वो ना अपनी अगेन शैडो आर्मी को बुलाता है और इसके बाद काराकालकन ने सीधा जिन्वो के ऊपर अटैक करता है। बट जिन्वो ना उस अटैक को काफी आसानी से डॉज कर लेता है। और काराकालकन ये भी बोलता है कि मैं ये देखना चाहता हूँ इंसान कि तुम कब तक मेरे हमलों के सामने बच सकते हो और शायद तुम्हारी शैडो आर्मी भी बच सकती है। और इसके बाद हमें डेंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चिंचुल और को पता लगता है ना कि ये गेट ना एक तरह से ना एस रैंक गेट के आसपास से आप मान सकते हो, मतलब कि ए रैंक के ना एकदम टॉप लेवल का डेंजन है ये एक तरह से। और चिंचुल को पता चल चुका था कि अंदर लोगों को काफी ज्यादा मदद की जरूरत होने वाली है और इसके बाद वो भी अंदर जाने का फैसला करता है। और इसके बाद हमें ऑर्क भी दिखाए जाते हैं जो कि जिन्वो के शैडो आर्मी के ऊपर ना काफी ज्यादा डोमिनेट कर रहे थे क्योंकि ऑर्क का लेवल लगभग ए के बराबर था और जिन्वो की शैडो आर्मी का लेवल ना लगभग बी के बराबर था। और जिन्वो का एमपी पॉइंट भी ना काफी स्पीड से खत्म हो रहा था इस कारण। और इसके बाद तभी जिन्वो ना अपनी इन्वेंट्री से ना माना रिकवर पोशन निकालता है और उसको पीने के बाद फिर से अराइज बोलता है। और लिटरली इसके बाद जितने भी ऑर्क मरे हुए थे ना वहाँ पे वो सभी जिन्वो की शैडो आर्मी में ऐड हो जाते हैं, मतलब कि वो सभी भी अब शैडो आर्मी के पार्ट बन चुके थे। और ये चीज देख के ना काराकालकन भी ना वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसके बाद हमें काराकालकन के ना दिमाग के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ना कोई इसको ऑर्डर दे रहा था कि तुम्हें ना इंसानों को मारना है। और इसके बाद काराकालकन ना खड़ा होता है और उसके जो फोर्थ जनरल थे ना जो उसके बगल में खड़े हो रखे थे अब इसके बाद वो उतरते हैं बैटल ग्राउंड में। और हमारा आयरन और इग्रिस भाई कोई कम थोड़ी ना थे, मतलब कि आयरन इग्रिस और टैंक मिलके ना उन सारों ऑर्क को हरा देते हैं। और सच बताओ तो वो जो फाइटिंग का सीन था ना भाई काफी ज्यादा बैडेस्ट था और मेरे हिसाब से स्क्रीनशॉट में उसको कवर करना ये तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट काम था यार क्योंकि फाइट एक्शन ना काफी स्पीड में था। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि ये वाला एपिसोड ना पर्टिकुलर एपिसोड नंबर 6 आप लोग जरूर वॉच करना क्योंकि काफी ज्यादा बढ़िया था। और चारों जनरल के मरने के बाद जो काराकालकन होता है वो भी अपने बड़े वाले साइज में आ जाता है और जिन्वो बिना अपने डैगर की मदद से ना उसके आंख पे काफी तगड़ा वाला अटैक करता है। और काराकालकन काफी ज्यादा बड़ा हो गया था ना इस कारण जिन्वो को ना अटैक करने में ना और भी ज्यादा आसानी हो रही थी। और काफी देर बैटल करने के बाद ना फाइनली जिन्वो ने वहाँ पे काराकालकन को भी हरा देता है। और सबसे फनी बात तो ये होती है कि काराकालकन का दी एंड ना उसी के सोल्जर्स करते हैं, मतलब कि जो और कभी जिन्वो के टीम में आ गए थे ना वही और उसका दी एंड करते हैं। और इसके बाद जिन्वो वहाँ से कुछ खजाना तो ले नहीं सकता था तो वहाँ पे ना वो काराकालकन की ना शेडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है और सिर्फ एक ही ट्रायल में ना उसकी शेडो को वो एक्सट्रैक्ट कर लेता है और उसको अपनी टीम में ऐड कर लेता है। और ये चीज देख के ना बाकी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और इसके बाद जिन्वो को ना नाम रखने का ऑप्शन मिलता है और जिन्वो उसका नाम टस्क रखता है, ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता ही रखा है। और तभी वहाँ पे चिंचुल भी आता है और चिंचुल को देख के ना जिन्वो वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि वो फाइट में इतना ज्यादा व्यस्त हो गया था ना कि पता ही नहीं चला उसको कि कौन कौन वहाँ पे आ गए हैं। और इसके बाद चिंचुल और उसके टीम के मेंबर ना जिन्वो को घेर लेते हैं और बाकी सभी को बताने लगता है कि अभी तुम लोगों ने जो भी कुछ यहाँ पे देखा ना इसके बारे में बाहर पता नहीं चलना चाहिए, मतलब कि जिन्वो की आइडेंटिटी को ना हाइड रखने के लिए बोलते हैं। और इस चीज के लिए ना सभी लोग वहाँ पे एग्री भी करते हैं। और इसके बाद जिन्वो जा रहा होता है लेकिन तभी कीहून ना जिन्वो को धन्यवाद करता है क्योंकि अगर जिन्वो नहीं होता ना तो शायद अभी उनकी टीम जिंदा नहीं रहती और वो लोग कब के मारे जा चुके होते। और इसके बाद ना जिन्वो वहाँ से चला जाता है और चा को ना जिन्वो से बात करना था बट वो नहीं कर पाती। और तभी एक लड़की चा को बोलते है कि मैम वैसे आप इसका करने क्या वाली थी। और चा भी काफी ज्यादा शर्माते हुए सोचती है कि शायद वो पता नहीं मेरे बारे में भी क्या सोच रहा होगा। और इसके बाद कीहून ने ये सारी बातें ना चॉय को भी बताता है और उसको बोलता है कि प्लीज सर आप किसी भी तरीके से ना जिन्वो को अपने गिल में रिक्रूट कर लीजिए। और चॉय भी सोच रहा होता है कि अब जिन्वो ने भी हमारे ऊपर एक एहसान कर दिया और उसका एहसान भी उतारना होगा। और इसके बाद तभी ना हमें
काफी सारी मीडिया दिखाई जाती है। और ये मीडिया यहाँ पे किस लिए आई थी, क्या होने वाला था, अगर ये आपको जानना है तो भाई उसके लिए तो आपको पार्ट 2 का वेट करना होगा। और पार्ट 2 तभी आएगा जब इस वीडियो पे अच्छा खासा रिस्पांस होगा। मतलब कि अगर इस वीडियो पे व्यू आएगा अच्छा वाला, मैं तभी इसका पार्ट 2 अपलोड करूंगा, क्योंकि आपको पता है बड़ी वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगता है। और अगर व्यू नहीं आएगा तो भाई बनाने का कुछ फायदा नहीं है। और ये मैंने कुछ उन लोगों के लिए बनाया है जो कि सोलो लेवलिंग के काफी ज्यादा फैन है और कमेंट सेक्शन में बोलते थे कि भाई आप प्लीज सोलो लेवलिंग को भी कवर करो। तो मैंने केवल उन्हीं गिने चुने बंदों के लिए बनाया ये वीडियो। और वैसे मुझे भी काफी ज्यादा पसंद है, याद के तौर पे मैं भी रखना चाहता था अपने चैनल पे। एक रीजन ये भी है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आपको सोलो लेवलिंग पसंद है या फिर नहीं, और आज की वीडियो आपको कैसी लगी। और 1-2 दिन बाद साकामोटो डेज का भी ना इसी तरीके से 6 एपिसोड का एक वीडियो आने वाला था, उसका भी वेट करना। सो मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।